घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी से बॉन्ड लेंथ का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये आज अपने पढ़ते हैं। अब घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है कि घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा होता है जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो कि ये दो कोई एटम है, इनके बीच में कोई बॉन्ड है। घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा होता है जब ये कोई एटम है, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है और दो परमाणु के बीच की, दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। ये है बॉन्ड लेंथ आर, ये है बॉन्ड लेंथ, यानी कि बंध लंबाई है। दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा बॉन्ड लेंथ कहलाता है, बंध लंबाई कहलाता है। घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, जब भी कोई भी तरंग है, वेव है, इस पर आपतित होती है तो कुछ ऊर्जा का क्या करता है, अणु मॉलिक्यूल है वो अवशोषण करता है। अवशोषण के पश्चात इसमें क्या होता है, इसमें रोटेशन होता है और ये घूमता है। किस अक्ष के सापेक्ष क्या होता है, ये घूमता है। इस प्रकार से मान लो इस अक्ष के सापेक्ष क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, रोटेशन हो रहा है। रोटेशन से जो एनर्जी आती है, इसी एनर्जी को क्या कहा जाता है, घूर्णन ऊर्जा। और इस घूर्णन ऊर्जा का मान होता है 1/2 I ओमेगा की स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दें, ऊपर आई से गुणा करें, नीचे आई से गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 1/2 आई और आई का क्या हो जाएगा, आई की स्क्वायर ओमेगा की स्क्वायर अपॉन आई। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो 1/2 आई ओमेगा की होल स्क्वायर अपॉन आई। और आई ओमेगा को क्या कहते हैं, कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग को आप लिख सकते हो 2i को तो 2i लिख दिया, और कोणीय संवेग को आप लिख सकते हो L। कई जगह J से लिखते हैं, कई जगह L से, तो आपने यहाँ पर L लिख दिया और इसकी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दी, तो ये आ जाएगी घूर्णन ऊर्जा। और घूर्णन ऊर्जा को मैं कह दूँ EJ से, ये EJ से कह दो या ई रोटेशन से कह दो, ये घूर्णन ऊर्जा है। और L बराबर आप सभी जानते हो कि L बराबर होता है, वो होता है, L बराबर होता है J+1 का अंडरूट H/2π। ये L कोणीय संवेग है और कोणीय संवेग का मान क्या होता है, J+1 H/2π। और ये मान यहां पर रख दिया जाए तो क्या होगा, देखो तो L की जगह ये रख दिया जाए, L की स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर करोगे तो ये अंडरूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा J+1। और H/2π की स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, H की स्क्वायर अपॉन 2π की स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4π की स्क्वायर। और 4 × 2 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 8π की स्क्वायर और साथ में क्या था i। तो ये आ जाएगा EJ बराबर J+1 H² अपॉन 8π की स्क्वायर आई। और ये एनर्जी है वो एक फोटोन की एनर्जी को E बराबर hν कहा जाता है। ये प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था, एक फोटोन है उसकी एनर्जी को hν कहा जाता है। मान लिया कि इस मॉलिक्यूल, इस अणु ने इस फोटोन की पूरी एनर्जी को शोषण कर लिया है, तो ये एनर्जी किसके बराबर है, hν के। और न्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, c/λ। न्यू की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, c/λ। तो hc को इधर ले जाएं, तो hc को इधर ले जाएं तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/λ। और यहाँ पर क्या जाएगा hc, एक h कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, h को h से कैंसिल कर दिया तो बचा ये H/8π² IC को b कह दूं तो 1/λ को मैंने कह दिया EJ बार, या इसको न्यू बार से दर्शा दो तो बराबर क्या गया, H/8π² IC को घूर्णन नियतांक b कह देते हैं, तो b J+1 बच गया, तो J+1। तो ये
तरंग संख्या का सूत्र है और तरंग संख्या का मात्रक क्या होता है, सेमी की इनवर्स में इसका मात्रक होता है। इस सूत्र से अपने को पता चला कि b है, ये गुणन नियतांक का मान क्या है, b बराबर, देखो अलग से लिख कर दिखाता हूं मैं, b का जो मान आया है वो क्या आया है, h/8 पाई स्क्वायर IC। b बराबर क्या है, h/8 पाई स्क्वायर IC, ये मान आ गया b का। और b क्या है, घूर्णन नियतांक है। b का मान क्या है, घूर्णन नियतांक है। इसको देखो थोड़ा सा और अपने आगे हल करें तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, बहुत ही सरल काम है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरी है। अब देखो b बराबर आया h/8 पाई स्क्वायर IC और EJ बार का मान क्या आया है, BJ+1 सेमिक इनवर्स में। और J क्या है, घूर्णन क्वांटम संख्या, रोटेशन क्वांटम नंबर। और J का मान जो होता है वो 0 1 2 3 डैश डैश डैश, यानी कि J घूर्णन क्वांटम संख्या है वो 0 से शुरू होती है। और J का मान 0 रख दे तो EJ बार का मान क्या आ जाएगा, 0। और J का मान 1 रख दें तो EJ बार का मान क्या आ जाएगा, 1 और 1 2 2B। तो J का मान 3 रख दें तो EJ बार का मान, जैसे मान लो J बराबर है रखा 0 तो क्या होगा, तो EJ बार आई है वो 0 आएगी। J का मान 1 रख दें तो EJ बार क्या आएगी, 1 रखे J की जगह, 1 और 1 2, ये 1 रख दिया तो 2B। J का मान 2 रखें तो EJ बार का मान क्या आएगा, 2 रखें 2 और 1 3 दुआ 6B। और J का मान रख दें 3 तो EJ बार का मान क्या आ जाएगा, 3 रख दे 3 दुआ 4 तिया 12B। और J का मान रख दे अपने 4 तो 4 1 5 तिया 500 का 20 तो 20B। तो ये इस प्रकार से आता है। ये पहले वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से बताया था घूर्णन स्पेक्ट्रा होता क्या है। अब देखो इनका अंतर क्या है, 2B है, इनका अंतर क्या है, 4B है, इनका अंतर क्या है, 6B है, और इनका अंतर क्या है, 8B है। और अंतरों का अंतर देखो 2B 4B 6B 8B, तो कितना आ रहा है, दो स्पेक्ट्रमी लाइनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, 2B 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 होगी। यानी कि दो स्पेक्ट्रमी लाइनों के जो बीच की दूरी होती है वो 2B होती है। इसको इस प्रकार से थोड़ा ग्राफ से बताने का मैं प्रयास करूं तो 0 2B 6B 12B और 20B, ये ध्यान रखना कि इस प्रकार से है। जैसे देखो कि यदि ऐसा हो J बराबर 0 है तो EJ बार का मान क्या आया है, 0। और J बराबर 1 है तो EJ बार का मान क्या आया है, बोलो 2B। J बराबर क्या है, 2 है तो EJ बार का मान क्या आया है, अभी ज्ञात किया है अपने 6B। J का मान 3 है तो EJ बार का मान क्या आया है, बोलो 12B। और J का मान 4 है तो EJ बार का मान क्या आया है, 20B 20B। अब देखो इनका अंतर देखो कितना है, 0 के बाद में 2B आया है, अंतर कितना है 2B। इनका अंतर कितना है 4B, इसका अंतर कितना है 6B, और इनका अंतर कितना है 8B। देखो इनका अंतर है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखो इनका अंतर कितना है 2B, और 4B का अंतर क्या है 2B। इनका अंतर कितना है 4B, और 6B का अंतर क्या है 2B, और इनका अंतर क्या है 2B। यानी कि जो स्पेक्ट्रमी लाइन बनेगी उनके बीच की दूरी क्या है, 2B 2B है। मैं इस प्रकार से लिखूं इनके कि स्पेक्ट्रमी लाइन जो बनेगी के बीच की दूरी है वो क्या है 2B है। तो बीच की दूरी क्या है 2B है। और अपने जानते हैं B बराबर क्या होता है,
बी बराबर होता है H/8π²IC। आई क्या है? आई है जड़त्व आघूर्ण, और आई का मान क्या होता है? आई बराबर होता है μr²। आई क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है μr²। और म्यू क्या है? म्यू है समानित द्रव्यमान है। म्यू क्या है? समानित द्रव्यमान है। ये समानित द्रव्यमान क्या होता है? ये समानित द्रव्यमान बताया था आपको अभी। म्यू है वो क्या है? समानित द्रव्यमान है। और ये आपको बताया था, जैसे मान लो m1 कोई मास है का एटम है, ये m2 मास का एटम है, इनके बीच की दूरी मान लो r है, तो 1/μ बताया था 1/m1 + 1/m2। 1/μ का सूत्र क्या होता है? 1/m1 + 1/m2। अब आप क्या कर लो, कॉमन ले लो m1 m2, लघुत्तम ले लो m1 m2, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? m1 + m2 बराबर क्या है? 1/μ। तो इसको उल्ट दो तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा? m1 m2/m1 + m2। यानी कि अपने को इनके मास पता है, द्रव्यमान पता है, तो अपने समानित द्रव्यमान म्यू क्या है? समानित द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। और ये आर क्या है? आर है इसकी बॉन्ड लेंथ है। आर क्या चीज है यहाँ पर? बॉन्ड लेंथ है आर, यानी कि बंध लंबाई है, वही तो अपने ज्ञात करना चाह रही है। अब देखो ये आई बराबर क्या होता है? μr²। इस आई की जगह रख दो तो क्या आ जाएगी? देखो ध्यान से, b बराबर देखो H/8π² होता है। अपने पता चला आई बराबर μr² होता है, तो आई की जगह μr² रखते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा? H/8π²। और आई की जगह क्या रख दिया आपने? μr²। और c पहले से ही है, तो b का सूत्र आपके ध्यान में है। b बराबर क्या होता है? H/8π²IC। आई की जगह आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण है। और जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? μr²। म्यू क्या है? समानित द्रव्यमान है। और μr², इसकी जगह रख दिया, बस और कुछ नहीं किया। H/8π², ये आई और c। अब यहां से r निकाल लो, तो r क्या आ जाएगा? इधर r² को इधर ले जाओ और b को इधर ले आओ, तो H/8π² μbc। ये तो r² का मान आया है। r का मान निकालना हो तो r बराबर क्या हो जाएगा? H/8π² μbc, r का मान। अब देखो h प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट का मान पहले से ही पता होता है। एट पहले से पता है, पाई 22/7 पहले से ही पता है। म्यू क्या है? समानित द्रव्यमान। और म्यू बराबर क्या होता है? m1 m2/m1 + m2। इसके परमाणु भार अपने को पता होता है, कोई भी परमाणु है, जैसे मान लो HCl है, HCl है तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.008। और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। ये परमाणु भार, एटॉमिक मास अपने को पता होता है, तो एटॉमिक मास इसके अंदर रखकर अपने समानित द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। तो म्यू आ जाएगा बी क्या है? बी है घूर्णन नियतांक। और बी अपने जैसे स्पेक्ट्रम लेते हैं तो ये जो सेमी इनवर्स के अंदर दूरी होती है, ये कितनी होती है? 2b। और ये भी कितनी होती है? 2b। और ये भी 2b, ये भी 2b, यानी कि समान दूरी पाई जाती है दो स्पेक्ट्रमी लाइनों के बीच की दूरी। तो ये अपने क्या कर ले? माप ले। तो 2b का पता है तो 2b का आधा कर लेंगे तो b का पता है। तो ये यहाँ से घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो स्पेक्ट्रम लिया जाएगा वहाँ से b आ जाएगा। और c प्रकाश का वेग है। ये सभी मान रखेंगे तो क्या जाएगी? किसी भी अणु की जो त्रिज्या है वो आ जाएगी। किसी अणु की त्रिज्या है वो आ जाएगी। कैसे? घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी से b ज्ञात कर लो। 2b अपने दो स्पेक्ट्रम लाइनों के बीच की दूरी 2b होती है, 2b का आधा करोगे तो b आ जाएगा।
और बाकी ये सभी चीज़ें, ये प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट का मान आप जानते हो, h बराबर कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। एट का मान एट ही होता है, पाई का मान होता है 22/7 यानी कि 30.1416। और म्यू क्या होता है m1 m2/m1 प्लस m2। और ये m1 m2 क्या है, एटॉमिक मास लेने हैं, परमाणु द्रव्यमान लेने हैं आपको। और बी यहाँ से आ गई, सी प्रकाश का वेग है, सी कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से आपके सभी बातें आ गई। तो इस सूत्र की सहायता से बॉन्ड लेंथ है, बंध लंबाई है, वो आसानी से ज्ञात कर सकते हो। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये मास हाइड्रोजन का आएगा, यहाँ पर क्लोरीन तो मास क्लोरीन का आएगा, सामान्य द्रव्यमान आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, म्यू आ गया यहाँ से। और बी स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्पेक्ट्रम लेंगे तो बी का आधा क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। सी प्रकाश का वेग है, वो अपने को पता है, प्लांक नियतांक पता है, तो आर की गणना है वो आसानी से आप बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञात कर सकते हो। थैंक्स, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। तो अपने ये पूरी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के सभी वीडियो आरएसडी केमिस्ट्री राजेश लखेरा पर डाल दिए हैं। जो नहीं डाले गए हैं तो आप वो वीडियो बता दो, कमेंट कर हमें बताओ या फ़ोन कर बताओ कि ये वीडियो डालना है, तो वो आपकी सहायता के लिए तुरंत ही डाल दिया जाएगा। तो थैंक्स, बने रहें मेरे साथ, धन्यवाद।